जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरुआत करते हैं आज फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। 1000 हम लोग मैराथन सेशन की बात कर रहे हैं। 1000 का ये एमसीक्यू सीरीज है फिजिक्स का, जिसमें से आज हम लोग तीसरे सेट में हम लोग का आज बात करने वाले हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन हम लोग आज कवर करने वाले हैं। 2 सेट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम लोगों का ये तीसरा सेट है। इसी प्रकार से हम लोग 10 सेट में 1000 प्रश्नों को जो वो हम लोग कवर करेंगे फिजिक्स का। और फिजिक्स के बाद में फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से अगले सारे सब्जेक्ट का हम 1000 प्रश्नों के सीरीज को हम लोगों ने शुरुआत किया है। हम लोगों ने शुरुआत किया है, तो इसके पहले में आप लोगों से एक सवाल किया गया था किसका आंसर आपको बताना है कि द्रव्यमान और ऊर्जा, है ना, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो वो किसका निष्कर्ष है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो वो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का निष्कर्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। डायोड वह प्रयुक्त धारा है, यह वह प्रयुक्ति है जो धारा को, अब समझना कि डायोड वैसी प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है, तो एक दिशा में प्रवाहित होने देती है ना, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रडार का उपयोग अगर बात करें तो जहाज, वायुयान, है ना, आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए इसका प्रयोग जो वो किया जाता है रडार का। अगला सवाल है कि त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। तो त्रिविमीय चित्र जो लिया जाता है, 3D जो पिक्चर लिए जाते हैं, वो होलोग्राफी के माध्यम से लिया जाता है। तो होलोग्राफी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। सवाल है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था। किसने कहा था सर्वप्रथम कि ब्रह्मांड जो वो प्रसारित हो रहा है, यानी फैल रहा है। तो यह बात जो वो एडविन हबल के द्वारा सर्वप्रथम यह बातें जो वो की गई थी। हो सकता है कि थोड़ी आवाज़ आज आपको फंसा फंसा हुआ लगेगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है बोलने में, इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को आप मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जैसे ठीक हो जाता है उसके बाद में क्लासेज जो वो आपके अच्छे से होंगे। अगला सवाल है कि ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के गति का नियम ये केपलर साहब के द्वारा किया गया था। तो केपलर ने ही ग्रहों के गति का नियम जो वो प्रतिपादन किया था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया। तो यह सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले जो वो पृथ्वी को जो वो केंद्र माना जाता था, है ना, लेकिन बाद में यह चीज़ें चेंज हुआ और बाद में सूर्य को जो वो केंद्र माना गया, जबकि पहले लोगों को लगता था कि पृथ्वी जो वो केंद्र है। तो यह सर्वप्रथम जो वो कोपरनिकस के द्वारा, है ना, कोपरनिकस के द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सारी बातें जो वो प्रमाणित किया था सबसे पहले कोपरनिकस के द्वारा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन तत्व जो पाया जाता है ना। ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही उन चीज़ों का आंसर कीजिएगा। सवाल है कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन जो कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जबकि नाभिकीय विखंडन आपने पढ़ा होगा, परमाणु बम वगैरह जो वो इसी के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए इंटरफेरोमीटर का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए किसी प्रयुक्ति का या कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है ना, प्रयुक्त होता है, तो इंटरफेरोमीटर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। 2 ग्रहों, है ना, 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे कि बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है ना। बाकी की चीज़ें अगर आपसे कुछ चीज़ें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, चलिए आगे सवाल अभी आपका इसी टाइप से मिलेगा, इसलिए आगे के सवालों में हम इसका जो वो चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको बृहस्पति दे रखा है, लेकिन अगर वर्तमान में आप इसका आंसर करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है वो है शनि, जिसका
जो वो उपग्रह है, जबकि बृहस्पति के जो वो 79 यानी 79 जो वो उपग्रह हैं। पहले जो था वो बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह थे, लेकिन बाद में कुछ शनि के उपग्रह मिलने के कारण से शनि का उपग्रहों की संख्या जो वो बढ़ गया और 82 हो गया। इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, तो ये तो आप सभी को पता ही है, फोबोस और डीमोस, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। बाकी की चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध और शुक्र का, है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो सवाल कई तरह से पूछे जाते हैं। इनमें से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो ये सभी जो वो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। अगला सवाल है कि कौन सा ग्रह जो वो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। अब देखिए यह दिन भी, हालांकि यह थोड़ा कठिन सवालों में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अगर बात करें कि सूर्य के समीप में सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो वो सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। और मान लेते हैं कि यहाँ पे सूर्य है, ये केंद्र में। अगर बोले कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और उसको गोल गोल घूमना है, अब बोलेगा कि सबसे पहले जो वो अपना चक्कर कौन पूरा कर पाएगा। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब यहाँ पे अगर सवाल किया जाए कि यहाँ पे सबसे पहले जो वो कौन सा एक चक्कर पूरा कर पाएगा, तो ये आपको पता है कि ए जो होगा वो सबसे पहले अपना चक्कर पूरा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए ये फिगर से भी आपको पता चल रहा है कि इसको इतना ही घूमना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रेडियस अगर देखा जाए तो कम बन रहा है ना। इसकी त्रिज्या जो वो कम है, कम त्रिज्या होने के कारण से इसको जो वो घूमना पड़ेगा, कम क्षेत्रफल में इसको जो वो चक्कर लगाना पड़ेगा। जबकि बी भी जो वो, और यही कारण है कि आप जब इस तरह से दौड़ होता है, कई बार आपने देखा होगा जब आर्मी वगैरह का दौड़ होता है, तो मान लेते हैं कि ये आपका सर्कल बना हुआ है कि इसके यहाँ पे कई सारे जो वो छात्र खड़े हैं, ए बी सी इस तरह से करके। तो देखिए ज़्यादातर जो होते हैं कैंडिडेट वो शर्ट करके दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब हम शर्ट करके यहाँ से दौड़ेंगे सर्कल से, तो हमको क्या कि कम दूरी तय करना पड़ेगा। जबकि जो कुछ लोग होते हैं कि चलो इधर थोड़ा जगह मिल रहा है, आराम से इधर दौड़ते, तो उनको पता नहीं है कि हम ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है हमको, इसीलिए वो हो सकता है कि दौड़ में छंट भी सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि कुछ इसी प्रकार से अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि सूर्य है, अगर यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य के नज़दीक में जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है बुध। कौन सा है? बुध है। बुध के बाद आपका आता है शुक्र, है ना। बुध के बाद में आता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद आता है आपका पृथ्वी, है ना, पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल। क्लियर हो गया? और इसके बाद में ये तो आपका हो गया इनर प्लैनेट। ये 4 जो होते हैं वो इनर प्लैनेट होते हैं, और ये 4 के बाद में मंगल के बाद में आपको पता है कि बृहस्पति होता है। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आपने कई सारी चीज़ें ये आप तो अच्छे से पढ़ रखे होंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में, है ना। यहाँ से कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ से भी पढ़ना होता है। तो बृहस्पति होता है, फिर शनि, उसके बाद अरुण, और अंत में सबसे लास्ट में होता है वरुण, है ना। तो ये ग्रहों का जो वो क्रम है, कुल 8 ग्रह है। ये 8 ग्रह का क्रम भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे सबसे कम समय में बुध जो वो अपना चक्कर पूरा कर पाता है, जो कि 88 दिन का समय ये लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस ग्रह का घनत्व जो वो पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा। यह कोई ग्रह और दूसरा नहीं, यह ग्रह है शनि। कौन सा ग्रह है? तो यह शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है कि पानी से भी ये कम है, और जिसका घनत्व कम होगा वो पानी में तैरेगा। जैसे बर्फ़ आपने देखा होगा कि बर्फ़ जो वो पानी में तैरता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जो वो पानी से कम है, और जिसका घनत्व जो वो जल से कम होगा वो जल में तैरेगा, और जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूब जाएगा। जैसे सुई या लोहा का जो होता है ना, लोहा का जो वस्तु होता है वो डूब जाता है पानी में। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व जो वो पानी के घनत्व से अधिक है। तो जिसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा वो डूब जाएगा, और जिसका कम घनत्व होगा वो पानी में तैरने लगेगा। ये कंसेप्ट आपका सिंपल है, याद रखेंगे। सवाल है कि सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग कितना। तो 5800 डिग्री सेल्सियस जो वो सूर्य के सतह का तापमान होता है। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है?
तो सूर्य के सबसे निकट का तारा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे ग्रह की बातें नहीं की जा रही है। हो सकता है कि आपको कई बार ऑप्शन में जो वो ग्रह भी दे दिए जाते हैं और यहाँ से, लेकिन पूछा जा रहा है आपसे तारा। तो यहाँ पे प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नों को कई बार होते हैं कि प्रश्न आप जानते हुए भी ओवर कॉन्फिडेंट में आप कई बार प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है कि पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और चीज़ों को समझें, उसके बाद में उसका आंसर करें। हड़बड़ी में कभी भी आप आंसर ना करें। नेपच्यून की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो नेपच्यून जो कि वरुण इसको हिंदी में बोला जाता है ना। और यूरेनस जो है, यूरेनस ये बोला किसको जाता है? ये बोला जाता है अरुण को, है ना। अरुण को जो वो यूरेनस कहा जाता है और नेपच्यून जो वो वरुण को कहा जाता है। और वरुण जो वो ये सबसे दूर का ग्रह है, इसे अरुण को जो वो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, माफ कीजिएगा। वरुण जो वो सबसे दूर स्थित, जो वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी में, यानी सबसे दूरी में स्थित ग्रह है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून का जो खोज किया था, है ना, उसका नाम है गैले। तो गैले के द्वारा ही नेपच्यून का जो वो आविष्कार किया गया था, खोज किया गया था। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह, अब यहाँ पे देखिए ग्रह दिया हुआ है, तारा था तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हम लोगों ने आंसर किया। अब ग्रह पूछा जा रहा है तो आपको आंसर बुध करना है। अगर सबसे दूर पूछ देता तो कि सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर होता आपका नेपच्यून या तो फिर वरुण, है ना। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह अगर बात करें, है ना, यहाँ पे किस आधार पे बात किया जा रहा है? व्यास के आधार पे बात किया जा रहा है, सबसे छोटा और बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा ग्रह जो होगा वो हो जाएगा बुध, जबकि सबसे बड़ा जो होगा वो हो जाएगा आपका बृहस्पति, है ना। ये बृहस्पति जो वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जबकि सबसे छोटा जो है वो बुध है। तो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी कई बार सवाल ऐसे जो वो पूछे जाते हैं। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, है ना, अरुण वरुण, उसके बाद पृथ्वी और शुक्र, ये दोनों का लगभग बराबर ही है, लेकिन पृथ्वी का थोड़ा अधिक है शुक्र से। शुक्र और पृथ्वी का लगभग दोनों बराबर है, इसलिए दोनों को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। बाकी के उसके बाद चीज़ें तो आपको पता ही है। फिर मंगल आता है और सबसे लास्ट में बुध आता है। ये कई बार क्रम भी आपसे बड़ा और छोटा का भी क्रम आपको पूछ लिया जाता है। चलिए अगले सवालों पे आते हैं। अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अगला सवाल भी वही है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। क्लियर हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो अगर यहाँ पे सवाल यहाँ पे इसके आधार पे देखा जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में स्थित है या विद्यमान है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, है ना, मंगल और बृहस्पति, जैसे हमने बोला था कि 4 ग्रह जो है ये इसको कहा जाता है इनर प्लेनेट, और 4 जो ग्रह हैं ये इसे कहा जाता है आउटर प्लेनेट। यहाँ पे आपका सूर्य जो वो स्थित है ना, यहाँ पे जो वो सूर्य स्थित है यानी सन है। यहाँ पे है मरकरी यानी बुध। उसके बाद में आपका आता है ये शुक्र आता है, वेनस, यहाँ पे शुक्र आता है। उसके बाद में फिर आपका आता है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी के बाद में आता है आपका मंगल के बाद में आता है आपका बृहस्पति के बाद में है आपका शनि, फिर अरुण, उसके बाद में है वरुण। तो ये ग्रहों का क्रम है। तो यही देखिए ये जो मंगल और बृहस्पति, मंगल यहाँ पे है, मार्स जिसको बोलते हैं, और बृहस्पति जुपिटर जो है यहाँ पे है ना, यहाँ पे जुपिटर है और यहाँ पे मार्स है। तो मंगल और बृहस्पति ये दोनों के बीच में ही जो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टी देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चीज़ों को 1-2 बार लिख लीजिएगा तो आसानी से आप याद रखेंगे। इसको जो वो आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है, यानी इसे इनर कहा जाता है, इसको आउटर कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल है कि हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये 76 वर्षों में जो वो अपनी परिक्रमा जो वो कर पाता है। तो हैली का जो धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है वो 76 वर्षों में अपना एक परिक्रमा पूरा कर पाता है। चलिए अगले सवालों पे आते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो अगर बात किया जाए तो 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में मनुष्य ने पहली बार जो वो चांद पर कदम रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है? कई बार सवाल यह पूछा गया कि लाल ग्रह या रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो रेड प्लेनेट जो वो मंगल को कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मंगल हो जाएगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? पृथ्वी अगर बात करें कि सूर्य के एक चक्कर में कितना समय लेता है, तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 365.25 दिन, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है? तो इसका सही आंसर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है कि पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 134340, है ना, 134340। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या है? मिथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो मिथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह है बृहस्पति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। तो एक खगोलीय इकाई आखिर में कहते कि हैं, तो पहले बता दें कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो वो क्या होता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बता दें कि यह दूरी की इकाई है। पहला तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो लंबी दूरी को तय करने के लिए, मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष भी आपने पढ़ा होगा, लाइट ईयर, इसके बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ रखा। तो बता दें कि उसी प्रकार से आपने प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ा होगा, लाइट ईयर जिसको बोलते हैं, तो वो भी क्या है कि दूरी का ही, लंबी दूरियों को मापने के लिए इकाई है। ठीक उसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा पारसेक के बारे में। तो यह क्रम भी कई बार पूछा जाता है। तो सबसे जो लंबी दूरी को तय करने के लिए पारसेक है, पारसेक के बाद में फिर आपको इस तरह से खगोलीय इकाई है ना, यहाँ पे प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर जिसको बोलते हैं, है ना, उसके बाद यहाँ पे आपका खगोलीय इकाई है। इस तरह से यहाँ से चीज़ों को क्रम में भी कई बार जो वो पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे खगोलीय इकाई जो वो निम्न के बीच की औसत दूरी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही क्या कहा जाता है? एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को। अब यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया औसत दूरी, ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा कि मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य में यहाँ पे क्या है कि कभी कम दूरी को तय करना पड़ता है, यहाँ पे लंबी दूरी है। तो इसका क्या है कि एवरेज यहाँ पे निकाला जाता है, औसत दूरी। और एक आपने पढ़ा होगा, है ना, अपसौर और उपसौर की स्थिति आपने पढ़ा होगा अच्छे से। जब न्यूनतम दूरी होता है तो अपसौर और उपसौर के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से चीज़ों को आपने अच्छे से समझ रखा होगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम बातें यहाँ पे नहीं करने वाले। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित जो वो किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आकाशीय पिंडों के अध्ययन करने के लिए इसे जो वो एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया था? तो विक्टर हेस के द्वारा कॉस्मिक किरणों की जो वो खोज की गई थी। रडार के आविष्कारक थे। रडार के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन के द्वारा रडार का आविष्कार जो वो किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार जो वो किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार के रूप में माने जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार जो वो शुरुआत किया गया। आखिर में इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। तो इन्होंने डायनामाइट का खोज जो वो किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जेल बेर्ड, ये नाम आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। जेल बेर्ड के द्वारा ही
जो वो टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट ब्रदर्स ने अगर बात करें तो इन्होंने विमान का आविष्कार जो वो किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रोएंटजन के द्वारा ही एक्सरे का आविष्कार जो वो किया गया था। आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि हॉपकिंस है ना, इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार जो वो किया था। चलिए, इसका आंसर आप जो वो कमेंट करके बताएंगे और इनका नाम जो वो किस से जुड़ा हुआ है ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार के बाद में बात करें तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर का नाम जो वो परमाणु बम से संबंधित आता है। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वर्नर वॉन ब्राउन है ना, वर्नर वॉन ब्राउन इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार या इसको विकसित जो किया था वो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, जबकि ओपेनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था, है ना, विकसित किया था। क्लियर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो नॉल एवं रस्का, है ना, नॉल एवं रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो वो इन्होंने मिलकर के किया था। स्कूटर का आविष्कार, तो स्कूटर का आविष्कार जो ब्रॉडशॉ के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रॉडशॉ ने ही जो वो स्कूटर का आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि सापेक्ष आर्द्रता जो वो नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इससे जो वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता जो वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है ना, नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर इसको हम कहते हैं। देखिए, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दोनों में अंतर आपको समझना है। जैसे अगर बोले कि सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किसका यूज होता है? तो हाइग्रोमीटर का यूज होता है। अगर बोले कि जल का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वो हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। जबकि दूध की शुद्धता या उसका घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग जो वो किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऊंचाई नापने के लिए अगर बात करें तो अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है? अल्टीमीटर का प्रयोग जो वो किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अब सूर्य की तीव्रता मापने के लिए अगर हम लोगों को पूछा जाए कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो उसको कहते हैं एक्टिनोमीटर। क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर उसे कहा जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसको हम लोग सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आप जो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सोनार का जो वो फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर जो वो पता है। अगला सवाल कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान को स्थिर रखना। इसका प्रयोजन जो वो क्या है? तापमान को स्थिर बनाए रखना, ये थर्मोस्टेट का कार्य है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो मोटर गाड़ियों के जो इंजन है उसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि रेडिएटर का जो काम होता है वो होता है कि मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने का ये काम करता है। सवाल है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को, है ना, रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः उसे रिप्रोड्यूस करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उस उपकरण को क्या कहते हैं? तो उस उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन। क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? तो ये काफ़ी चर्चित है ना थ्योरी है, जिसके बारे में कई बार जो वो आपसे सवाल जो वो पूछा जाता है, जो कि आइंस्टीन के द्वारा ही यह सिद्धांत जो वो दिया गया था, सापेक्षता का सिद्धांत। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज जो वो किसने के द्वारा किया गया था? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग, है ना,
तो यह जो वो सिद्धांत जो वो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? आर्किमिडीज के द्वारा यह सिद्धांत जो वो दिया गया था। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्मी होती है? तो बता दें कि स्थलीय विकिरण के कारण से, है ना। मेघाच्छादित रातें, जिस दिन जो वो कह सकते हैं कि बादल होता है जिस रात में, उस दिन क्या होता है कि स्वच्छ रातों की तुलना में जो वो अधिक गर्म होती है। किसके कारण से? स्थलीय विकिरण के कारण से ऐसी घटना जो वो होती है। ध्वनि की एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी। तो बता दें कि ध्वनि का एक अभिलक्षण जो वो तारत्व है, जिसको हम पिच कहते हैं, है ना, पिच कहते हैं इसको इंग्लिश में, जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदर्शक, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। समानांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी R/3 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि आखिर में गर्मी के दिनों में हमारे शरीर का जो वो पसीना जो वो सोख लेता है, ऐसा क्यों होता है? और उस समय हमको जो वो ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा पसीना जो वो द्रुतता से वाष्पित होता है, जिसके कारण से हमें जो वो ठंडा महसूस होता है ना, और आराम महसूस होता है। अगला सवाल है कि कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें जो वो क्या है? तो कॉस्मिक किरणें जो वो आवेशित तथा अनावेशित, ये दोनों प्रकार की किरणें हैं। सवाल है कि निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एक्स किरणें एवं गामा किरणें, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। क्या है? बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? एक चालक का तार विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल तार के, है ना, केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर और ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर यह निर्भर करता है। अगला सवाल कि जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है? जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है? तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है, लक्ष्य का ताप जो वो स्थिर रहता है। सवाल है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बता दें कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे हुए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होता है। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण से होती है? तो यह आपने कई बार पढ़ा होगा कि जब प्रकाश का अपवर्तन के कारण से ऐसी घटनाएं जो वो देखने को मिलता है। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे अपवर्तन होना चाहिए, दोनों जगह में परावर्तन टाइप हो गया है, तो अपवर्तन होगा, है ना, एक जगह अपवर्तन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में, है ना, एक सांवली त्वचा की व्यक्ति वाला व्यक्ति जो होता है वो एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अधिक गर्मी महसूस करेगा और कम सर्दी जो वो अनुभव करेगा। क्यों होता है ये सब कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि गर्मियों में आपको सफ़ेद कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रकाश का जो टेम्परेचर जो होता है उसको जो वो रिमूव कर देता है, यानी उसके जो वो परावर्तित कर देता है। जबकि काला जो होता है वो कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को जो वो एब्जॉर्ब करता है, यानी अपने और अवशोषित करता है। इसीलिए जो वो काले कपड़े को जो वो पहनने की सलाह जो वो गर्मियों के दिनों में नहीं दी जाती है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? तो इनमें से न्यूनतम ताप जो वो द्योतित कौन करेगा? तो 1 केल्विन मापक्रम पर, 1 केल्विन मापक्रम पर जो वो न्यूनतम ताप जो वो द्योतित करता है।
अगला सवाल है कि यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर यानी फेज डिफरेंस जो वो कितना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अगर हम निकालना चाहें, है ना, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 90 डिग्री, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर जो वो प्रक्षेपित किया जाता है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसकी स्थितिज ऊर्जा जो वो सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। क्या होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। अगला सवाल कि निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमा नहीं है। इनमें से पूछा जा रहा है कि किसकी विमा जो वो एक समान नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों की तो समान है, फोकस दूरी और ऊंचाई ये दोनों की समान है, और गुरुत्वीय बल और घर्षण बल ये दोनों का समान है, जबकि घनत्व और विशिष्ट घनत्व ये दोनों का समान विमा जो वो नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो अगर पूछा जाए कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए, यहाँ पे कथनों में से यह है कि माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा जो वो अधिकतम होती है। माध्य स्थिति में ऊर्जा जो यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो जाएगा, है ना, गतिज ऊर्जा यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। माध्य स्थिति में जो वो माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा जो वो अधिकतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि उष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है। तो उष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक जो वो क्रमशः क्या क्या है। तो अगर सर्वोत्तम चालक की बात करें तो उष्मा के सर्वोत्तम चालक यहाँ पे जो है वो चांदी हो जाएगा, जबकि निकृष्टतम जो है वो सीसा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवालों पे आते हैं। अगला सवाल है मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह जो वो केवल संवहन पर काम करता है। किस पर, केवल संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है। क्योंकि वहां पे जल का क्वथनांक जो वो निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण से कम हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पे वायुमंडलीय दाब जो वो कम होता जाता है। यही कारण है कि उबलने की जो टेम्परेचर जो होता है ना, वो धीरे धीरे कम होता है ऊंचाइयों के जगहों पे। क्लियर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण से कम हो जाता है। कहता है कि सौर मंडल में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप है ना, अगर बात करें कि सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों की त्वचा में धूम्र ताम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है। तो सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है वह कहलाती है पराबैंगनी विकिरण। क्या कहलाती है, पराबैंगनी विकिरण कहलाती है। अगला सवाल कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किसके कारण से चिपक जाते हैं। तो यह आपने पढ़ा होगा पृष्ठ तनाव के कारण से, है ना, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण से ही जो वो ये सारी घटनाएं देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। अब कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा अगर भूमि पर लगाया गया दबाव जो होगा वो सबसे अधिक कब हो सकता है, जब वह नीचे भूमि पर लेट जाए, नहीं तब तो उसका आयतन और बढ़ जाएगा, तब तो वो कम हो जाएगा। जब वह एक पैर की पादांगुली पर खड़ा होता है तो ये बिल्कुल, जब वह एक पैर की उंगली पर वो खड़ा होगा तो सबसे अधिक दबाव जो वो उसी समय व्यक्ति का लगता है। अगला सवाल कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर काम करता है। अगर फाइबर ऑप्टिकल की बात करें, है ना, यह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है कि फाइबर ऑप्टिक्स जो वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो याद रखेंगे यह जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको जो वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रकाश क्षेत्र में। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जो वो किसने किया था, तो याद रखेंगे जेसी बोस के द्वारा क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जो वो किया गया था। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद यानी मरकरी के 760 कोलम द्वारा लगने वाला दाब जो वो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है एक एटमॉस्फेयर। क्या कहलाता है, एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। सवाल है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म चलचित्र जो वो किसकी जीवनी पर आधारित है। तो यहाँ से भी सवाल जो वो 2-3 बार सवाल यह एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, चाहे वो बैंक में बोले, यूपीएससी तक में सवाल यह पूछा गया है, और साथ ही साथ रेलवे में भी कई सारे परीक्षाओं में यह सवाल जो वो पूछा गया है। तो बता दें कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, यह जो शीर्षक वाला जो फिल्म बना था वो किसके ऊपर में, तो एस रामानुजन के जीवन पर यह आधारित फिल्म है। क्लियर हो गया। अगला सवाल है कि कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है। कण बोसोन, जो बोसोन कण है उसका नाम जो वो का संबंध जो वो किस नाम से है, तो यहाँ से अगर बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस एन बोस। एस एन बोस के नाम पर ही एक कण का नाम रखा गया है, बोसोन कण, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेडियो धर्मिता नापी जाती है, रेडियो धर्मिता जो वो नापी जाती है वो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा यह जो वो मापी जाती है ना। रेडियो धर्मिता की इकाई भी कई बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था, यहाँ से सवाल जो वो पूछा जाता है। कई तरह के सवाल यहाँ से जो वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो वो दूरी की इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या है कि एक तरफ आपको दोनों तरफ दे रखा है, सूची 1 और सूची 2 दोनों को माप जो वो मिलाने के लिए दे रखा है। ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, जो आप जानते हैं पहले उसको मिला करके देखें। मान लेते आप उच्च वेग का नहीं जानते, तरंग दैर्ध्य का नहीं भी जानते हैं, तो दाब का आप जानते हैं क्या होता है, ऊर्जा का जूल होता है, चलिए दाब का पास्कल होता है, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम होता है, उच्च वेग का मैक होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह से आपको मिलाने के लिए देगा कि किसका जो वो सही है किसका गलत है। जरूरी नहीं कि यही क्रम में हो सकता है कि किसी का इधर हो, किसी का इधर मिलता हो, किसी का इधर मिलता हो, ऐसे भी मिल सकता है। तो ऐसे में प्रश्न जो वो आपको कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर जो वो गलत मैच है। बाकी का उच्च वेग का जो वो है ना, देखिए यहाँ पे मिलाने के लिए दे रखा है, माफ कीजिएगा, इसको मिलाने के लिए दे रखा है। तो देखिए इसको मिलाने के लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन देगा, ऑप्शन यहाँ पे इसमें डालना भूल गए हैं। जैसे ए का जो मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा, 1 के साथ मिलेगा। बी का जो वो किसके साथ मिलेगा, 2 के साथ मिलेगा। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है, यानी तीसरा के साथ मिलेगा। और डी का जो मिलेगा वो चौथे के साथ, ऊर्जा का जूल होता है। तो इस तरह से सबका जो वो सेम मैच कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबका एक जैसा ही इसी तरह से क्रम में आपको मैच करते हुए दिखे, आगे पीछे भी होता है। अगला सवाल है, देखिए इस प्रकार से एक सवाल आपको यहाँ से दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 दोनों को मिला करके बताना है। एक तरफ भौतिक राशियाँ दे रखी है और दूसरी तरफ इकाई है। तो दूरी का इकाई क्या होता है, तो दूरी का इकाई आपको पता है कि प्रकाश वर्ष जो वो दूरी की इकाई है ना, जिसको हम लाइट ईयर कहते हैं। पदार्थ की मात्रा का क्या इकाई होता है, पदार्थ की मात्रा का इकाई जो वो मोल होता है। विद्युत आवेश की मात्रा क्या होता है, कूलॉम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऊर्जा का वाट आवर इसका होता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे। 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी ए का जो है वो 3 हो जाएगा, बी का जो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी का क्या है 2 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से जो वो इसको मिला सकते हैं हम आसानी से। अगला सवाल है कि एक तरफ भौतिक राशियाँ दे रखी है और दूसरी तरफ जो वो इकाई दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी आपको मिलाने के लिए दे रखा है। देखिए बल का क्या होता है, बल का न्यूटन होता है ना। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को जब आप मिलाना चाहेंगे तो आसानी से मिला लेंगे, है ना। कार्य का क्या होता है, जूल होता है, और आवेग का जो वो न्यूटन सेकेंड होता है। तो ऐसे क्या है कि आप मिला लेंगे, उसको आंसर जो वो आप आसानी से कर लेंगे। नहीं अगर आपको आता है जो, तो पहले जो आता है उसको पहले आप मिलाने का प्रयास करें। जैसे बल का सबको पता होता है कि न्यूटन है, तो चलिए इसको हमने मिला दिया। कार्य का क्या होता है, तो कार्य का जो है वो जूल होता है। तो चलिए दो हम लोगों ने जान लिया। अब क्या है कि वहां पे 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, चारों ऑप्शन में आपको आसानी से देखना है। चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, इनमें से कौन सा जो वो समय का मात्रक नहीं। तो अधिवर्ष और चंद्र वर्ष ये तो है, लेकिन प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो यह जो वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, यह समय का मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पारसेक जो वो किसकी इकाई है, तो पारसेक जो वो दूरी की इकाई है। क्लियर हो गया।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल जो वो ध्वनि की तीव्रता प्रबलता या तो तीव्रता की इकाई है। अश्वशक्ति जो वो शक्ति की इकाई है। समुद्री मील जो वो नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये बिल्कुल सही है। जबकि सेल्सियस जो वो ताप की इकाई है, किसकी है? ताप की इकाई है, ना ही ऊष्मा की इकाई है। इसलिए डी ऑप्शन जो वो गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, इसका ऑप्शन बी हो आंसर। भौतिक मात्रा में ज्याति की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लग। पास्कल जो वो किसकी इकाई है? पास्कल जो वो, तो यहाँ से आर्द्रता की इकाई भी हो सकता है कि यहाँ से मापने के लिए देता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। तापमान का क्या होता है? सेल्सियस भी होता है, केल्विन में भी होता है ना। इसको अलग अलग तरह से मापा जाता है ताप का, लेकिन ताप का केल्विन भी हम लोग ज़्यादा जानते हैं, इसलिए ताप का जो इकाई होता है वो केल्विन होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दाब का पास्कल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मापने की इकाई है? तो ज्योति तीव्रता का इकाई जो वो कैंडेला होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि जूल जो वो निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल जो वो निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका आंसर जो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।